गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे बायोटिन को, जिसको विटामिन B7 भी बोलते हैं। इसके सप्लीमेंट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली हेयर के लिए और स्किन के लिए। तो इसी बायोटिन के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, क्या काम करता है हमारे शरीर में, अगर इसकी कमी हो जाए तो कैसे लक्षण आएंगे, शरीर को कितनी ज़रूरत होती है, किन खानों में ये बायोटिन मिलता है, और इसके जो सप्लीमेंट्स रहते हैं उससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन होते हैं कि इसके सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना है, कितना लेना है, कैसे फ़ायदा करता है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। बायोटिन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B7, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, या जिसको विटामिन H भी बोला जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है और आजकल रिसेंटली इसको बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत प्रमोट करा जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, तो ये फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज फार्मेशन के लिए, स्पेशली नियोजेनेसिस के लिए, फैट से ग्लूकोज बनाना हुआ, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना हुआ, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी के लिए, ताकत के लिए और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए इसके लिए विटामिन B7 या बायोटिन लगता है। इससे होता क्या है कि ये केराटिन फार्मेशन होता है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि स्किन के लिए, हेयर के लिए और नाखून है, नेल्स के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में कि ये बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है और जो नाखून है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका जो केराटिन होता है, जिस प्रोटीन से ये बना रहता है, उसके लिए ये चाहिए होता है बायोटिन। और बायोटिन एक कैसे काम करता है, को एंजाइम जैसा काम करता है बहुत सारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के लिए, फैटी एसिड और ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए। अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, बायोटिन कितना चाहिए। तो बायोटिन आप ये समझें कि जो इसका एडल्ट की डोज या गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं बेबी को मिल्क पिलाती हैं उनके लिए 30 माइक्रोग्राम पर डे सफिशियंट है, और बाकी लोगों को तो उससे भी कम चाहिए होता है। तो 30 माइक्रोग्राम चाहिए, इतना रोज का चाहिए होता है। लेकिन ये चीज़ समझें कि आप, चूँकि ये हमारे जो खाने होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में या लगभग सारे खाने में उपलब्ध है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी नहीं होती। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के खाने में बायोटिन की कमी रह जाए, उसकी डिफिशियंसी हो जाए। डिफिशियंसी के ज़्यादातर बार कारण कुछ और रहते हैं, मतलब खाने की कमी डिफिशियंसी के कारण ज़्यादातर बार नहीं रहता। और ये जो बायोटिन है, इसको जो आंत है उसकी बैक्टीरिया भी इसको बना सकते हैं। तो ये इसके रिक्वायरमेंट हो गई कि लगभग आपको 30 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि फिर क्या फूड सोर्सेस हैं, फिर भी आप नाम बताइए। तो इसके जो प्रमुख फूड हैं, जो प्रमुख खाने हैं जिनमें ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसमें एक तो मूंगफली है, पीनट है, बादाम है, इसके अलावा स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, या आलू है, इसके अलावा ब्रेड हो गया, ओट मील हो गया, मक्का हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली हो गया। तो इस तरह के जो खाने होते हैं, कहने का मतलब है कि सब्जियों में भी है, अनाज में भी है, नट्स में भी है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स वगैरह, उसमें भी बायोटिन होता है। और बायोटिन अच्छी या ठीक मात्रा में होता है अंडे में, फिश में, मटन, चिकन या दूसरे भी मीट में भी मिलता है। और दूध और दूध से बनी चीज़ें, चीज़, पनीर, इन सब में भी बायोटिन होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज खाना हो, अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में खाते हो, अगर खाने में कमी आप नहीं रखते हो, तो ज़्यादातर बार ये होगा कि आपके शरीर को बायोटिन मिल जाएगा, इसकी कमी नहीं होगी। और इंडिया में चूँकि हम लोग ज़्यादातर बार हर तरह के खाना खाना पसंद करते हैं अलग अलग मौसम में, इसलिए इंडिया में तो ये बायोटिन की कमी काफ़ी रेयर है। बायोटिन की कमी उन लोगों में हो सकती है जिनमें एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, जिसको बोलते हैं बायोटिनिडेज एंजाइम। अब बायोटिनिडेज एंजाइम क्या करता है कि आंत में से बायोटिन को एब्जॉर्ब कराता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बायोटिन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये बायोटिनिडेज डिफिशियंसी काफ़ी रेयर है और इसके लिए टेस्ट भी होता है। इस एंजाइम का लेवल देखा जा सकता है कि ये शरीर में कितना, इसके लिए एक जांच होती है। बायोटिनिडेज एंजाइम डिफिशियंसी के लिए बायोटिनिडेज का टेस्ट होता है। और दूसरा, बायोटिन की डिफिशियंसी किन लोगों को हो सकती है, बेसिकली बात करने वाले हैं कि किन लोगों को रिस्क फैक्टर रहता है बायोटिन डिफिशियंसी का। तो ऐसे लोग जो क्रोनिक एल्कोहलिक हैं, मतलब बहुत लंबे समय से शराब पी रहे हैं, तब बायोटिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो वज़न कम करने के लिए खाना
कम कर देते हैं, डाइटिंग पे रहते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो जब खाना आप कम कर देते हो तो हो सकता है कि बायोटीन की कमी हो जाए। इसके अलावा अगर किसी के आंत में से ही फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वो कई तरह के हो सकते हैं। सीलियक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, कोई और आंत के अंदर या पेट के अंदर इन्फ्लेमेटरी बीमारी हो, या गैस्ट्रेक्टमी करवाते हैं लोग किसी बीमारी के कारण हो जाए, या तो मोटापा कम करने के लिए हो जाए, या पेट के अंदर एसिड कम हो जाए, क्लोरहाइड्रिया हो जाए। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें बायोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है। और बायोटीन की डिफिशियंसी तब भी हो सकती है कि डिमांड बढ़ जाए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं या ऐसी महिलाओं में जो बेबी को मिल्क पिलाती हैं, उनमें डिमांड बढ़ जाती है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो रा एक उसको अगर ज़्यादा खाते हैं तो उनमें कमी हो सकती है, क्योंकि उसमें एक एविडीन करके मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन होता है जो इसको एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इन लोगों को बायोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, होगी ऐसा जरूरी नहीं, हो सकती है। अब बायोटीन की कमी किसी को है कि नहीं है कैसे पता किया जाए, तो बायोटीन की कमी के लिए एक तो लक्षण देखा जा सकता है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इस कमी के, और दूसरा एक टेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि सीरम में बायोटिनिडेज का लेवल देखा जा सकता है, जो कि एंजाइम के बारे में बताता है। क्योंकि बायोटिनिडेज अगर नॉर्मल है तो किसी को बायोटीन की कमी होगी इसकी संभावना बहुत ही कम है। हालांकि डायरेक्ट जो विटामिन B7 है या बायोटीन है, जिसको विटामिन H हम लोग बोलते हैं, उसकी डायरेक्ट टेस्टिंग कठिन है। मतलब डायरेक्टली उसको ब्लड में मेज़र करना कि कितना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर लक्षणों पे ध्यान दें तो इससे होगा क्या कि चूँकि मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, अमीनो एसिड का, इसलिए जिनको ये कमी रहती है उसमें कमजोरी होना, लेथार्जिक होना, इसके अलावा जो हेयर हैं वो पतले हो सकते हैं, जल्दी टूटने लग सकते हैं, इसके अलावा एलोपेशिया हो सकती है, जो नाखून है वो टूटने लग जाते हैं, स्किन में डर्मेटाइटिस हो जाना, बेसिकली रैसेस पड़ जाना, स्केली रैसेस हम लोग बोलते हैं, स्पेशली मुंह के आसपास, नाक के आसपास या आंखों के आसपास, जो फेस है उसके आसपास स्केली रैसेस आ जाए, डर्मेटाइटिस हो जाए, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, नर्व डैमेज होना, इसलिए चलने फिरने में दिक्कत होना, या इसके अलावा हाइपोटोनिया हो जाती है बेसिकली मांसपेशियों में। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर गर्भवती महिलाओं में बायोटीन की कमी हो जाए तो जो उनके अंदर बेबी पल रहा है उसमें भी डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो इस तरीके से इस बायोटीन की डिफिशियंसी को पहचाना जा सकता है। हालांकि हर बार पहचानना ये बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, कमजोरी का लगना, आंखों के आसपास या मुंह के आसपास रैसेस आना, या बाल झड़ना, स्किन में डर्मेटाइटिस है या नाखून झड़ना, ये और भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बायोटीन की कमी हो, दूसरे भी फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो सकती है, दूसरे भी जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, इनकी कमी के कारण हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको बायोटीन के कारण ही हुआ हो। अब अगर बायोटीन किसी को कमी लग रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो क्या बायोटीन का सप्लीमेंट लें कि नहीं लें। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में इसके लिए सप्लीमेंट बायोटीन के उपलब्ध हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स के रूप में भी उपलब्ध है और अकेले भी उपलब्ध हैं। 1000 माइक्रोग्राम का आपको बायोटीन का सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध है, जिसको आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अब सबसे पहले आप ये समझें कि जो पर डे की नीड है वो लगभग 30 माइक्रोग्राम है। तो बहुत ज़्यादा बायोटीन लेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल है, आपके शरीर में से निकल जाएगा, मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा डोज में लेने का फ़ायदा नहीं है। और अलग अलग तरह की स्टडीज ये बोलती हैं कि बायोटीन तो सिर्फ उन लोगों में फ़ायदा करेगा जिनमें कमी होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि बायोटीन की कमी होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है, माइक्रोग्राम में है, और दूसरा कि हमारे लगभग सारे खाने में उपलब्ध है। बहरहाल अगर कोई लेना चाहता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, उनको घने बाल चाहिए, या स्किन खराब हो रही है, नाखून में क्रैक्स पड़ गए हैं, फट रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये सलाह दी जाती है कि बायोटीन का सप्लीमेंट आप तो 2 से 3 महीने कम से कम लो, और उसके रिजल्ट को देखो कि आप पे क्या फ़ायदा आता है। एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बॉडी की टेस्टिंग कर रहे हो कि बायोटीन लेने से आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा गया है कोई खास फ़ायदा नहीं होता, पर कुछ लोगों में स्टडीज ये बोलती है कि फ़ायदा होता भी है। और स्पेशली ऐसे लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनका खाना बिल्कुल ठीक है या लाइफ स्टाइल ठीक है और हेल्थ वाइज वो बिल्कुल ठीक है, तो इनको मतलब ये बायोटीन सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर
कोई लेना चाहे तो 2-3 महीने आप देख के रिजल्ट देख सकते हो। अगर बायोटिन की डिफिशियंसी है तो जाहिर सी बात है फिर फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि बायोटिन लेने से सबके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, पकने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनमें फ़ायदा करेगा जिनमें बायोटिन की डिफिशियंसी होगी। और बाल पकने, झड़ने, कमज़ोर होने के बहुत सारे शरीर में कारण होते हैं। तो उन कारणों को अगर ठीक नहीं करेंगे तो सिर्फ बायोटिन से ही ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो हेल्दी हैं उनको इस पे ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो बायोटिन के जो सप्लीमेंट आते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, शरीर में से अगर ज़्यादा आप लेते हो तो निकल जाता है और भी कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं कराता। पेट खराब हो जाए इस तरह का हो सकता है। और एक होता है कि कंट्रा इंडिकेशन, मतलब दूसरी बीमारियों, दूसरी दवाइयों से कैसे इंटरेक्ट करता है बायोटिन, तो वो भी कोई खास नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पे ध्यान रखने वाली है वो कुछ टेस्ट अगर आप शरीर में कराते हैं और बायोटिन ले रहे हैं ज़्यादा डोज में, तो ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें थायराइड हार्मोन है, विटामिन डी की टेस्टिंग है और एक ट्रोपोनिन टी किया जाता है ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक आया होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बायोटिन आप ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो संभावना है कि आपकी ये टेस्ट रिजल्ट गलत हो सकते हैं कुछ लोगों के। इसलिए जब भी थायराइड टेस्ट कराएं, विटामिन डी का टेस्ट कराएं तो बायोटिन को लेना बंद कर देना चाहिए कम से कम 3-4 दिन पहले से, नहीं तो रिजल्ट डिस्टर्ब आ सकता है, कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये बायोटिन के बारे में जानकारी हो गई। अब आपको उम्मीद है कि आप इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते थे वो समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि जो आजकल सप्लीमेंट मिल रहा है बायोटिन के नाम पे वो सारे लोगों में इतना भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।